क्या खतरा क्या है, क्या इंडिया खा जाएगा आपको, खा के क्या करेगा? ये मतलब अजीब हमारे यहाँ है। जान तो अल्लाह को देनी है, जान तो सर आनी जानी है, जान की कोई परवाह ही नहीं। हाँ, वैसे भी जिंदगी मौत के बाद शुरू होनी है। जिंदगी मौत के बाद शुरू होनी है। यही तो है, ये तो इम्तिहान है, ये जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी में मौत के बाद शुरू होनी है। भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। सर क्या लग रहा है आपको कि ये क्या हमने माइंडसेट अपना बनाया है कि अगर भारत में कुछ गलत हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, तो इंसानियत नाम की कोई चीज हमारे अंदर बची है या बिल्कुल हम बेहिस हो चुके हैं? पाकिस्तान हैज ऑप्टेड फॉर पॉवर्टी। अब देखिए कितने इकोनॉमिस्ट हैं, वो आपको दिन रात ये बताते रहे हैं कि अगर आप इंडिया को ट्रांजिट रूट दे दें, टूरिज्म खोल दें, तो आप इजीली $15 बिलियन सालाना कमा सकते हैं। और अब क्या है, अब 1.2 बिलियन डॉलर्स IMF ने हमें देने हैं, और वो हमारी लिटरली नाक रगड़वा रहा है, शहबाज शरीफ ने जैसे कहा था। तो जब तक इकोनॉमी हमारी बेहतर नहीं होगी तो कोई बेहतरी की कोई गुंजाइश किसी तरफ नहीं है मेरे ख्याल में। तो अगर आप इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लें, आपको फायदा ही फायदा है। क्या नुकसान क्या है, मैं पूछता हूँ कई लोगों से, कोई क्लियर जवाब नहीं आता कि भाई क्या नुकसान है। गरीब लोगों को अगर फॉरेन पॉलिसी बनाने का मौका मिले, वो तो डेफिनेटली यही कहेंगे कि भाई पीस होना चाहिए, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। क्या खतरा क्या है, क्या इंडिया खा जाएगा आपको, खा के क्या करेगा? ये मतलब अजीब हमारे यहाँ है पॉइंट्स हैं। फिर कहते हैं जी कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता, भाई किस तरह हल करना चाहते हैं उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। बता देना कौम को कि भाई ये है, जब तक ये नहीं होगा हम इंडिया के साथ कोई राब्ता नहीं रखेंगे। एम्बेसी भी बंद कर दें, फिर पूरी तरह फिर करें ना। तो हमारे एक एम्बेसडर ने कहा था एक दफा कि जी हमें चाहिए वाघा पे ना एक ऊंची सी दीवार खींच दें। तो भाई फिर खींच क्यों नहीं देते? कहाँ खींचेंगे? अब तो अफगानिस्तान के भी खिलाफ वहां पे एक दीवार खींचनी पड़ेगी आपको। भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है, और अगर भारत हमला कर देता है तो पूरी कौम अब पूरी तरह से आजमाई जाएगी। हम हिंदू और मुशरिकों यानी काफिरों और जहन्नम के कुत्तों ख्वारिज से एक साथ जंग करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह का जज्बा फैलाया जा रहा है। यही चीज अगर इंडिया में कोई कहे कि हाँ तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। लेकिन हमारी कौम बहुत ज्यादा तकसीम और गैर तरबियत याफ्ता है। ये जंग 3 फ्रंट पे लड़ी जाएगी। इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सब्र हौसले से हमें इस पाक सरजमीन की हिफाजत करना होगी, सर धड़ की बाजी लगानी होगी। फलान है ढुमकान है। तो आज सबको पता है, इंडिया में भी और पाकिस्तान के भी जो सारे इग्नोरेंट बैठे हैं ना, उनको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान किसने बनाया और क्यों बनाया। अंग्रेज़ ने बनाया। अंग्रेज़ से मतलब अमेरिका और यूके। उन्होंने ये एक हिंदुस्तान अलग करना ही नहीं था, और पाकिस्तान इनको एक बफर जोन चाहिए होता था जो आज तक अमेरिका और यूके के इस्तेमाल में है। वो इनके पर्पजेस सर्व कर रहा है पाकिस्तान। अब केपी में गवर्नमेंट थी खान अब्दुल गफ्फार खान की, जो कि कांग्रेसी थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी दौलताना की, और दौलताना आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान मूवमेंट में कहीं आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में। इस पे फिल्मों के जो पोस्टर लगे हैं उसमें कहीं उर्दू नहीं लिखी हुई। सबसे बड़ा पोस्टर है वो गुजराती में है। मेरे फादर ने 1956 में कराची बोर्ड से गुजराती मीडियम में मैट्रिक किया था। मेरे मामूओं की दुकानों पे जब तक मैं पाकिस्तान में रहा हूँ 80s तक गुजराती अखबार आते थे। मिल्लत अखबार, डॉन अखबार। गुजराती हम लोगों की ज़बान थी। हम लोगों को ज़बरदस्ती उर्दू स्पीकिंग बना दिया, और हम लोगों की मेमनी ज़बान, मेमनों की मेमनी ज़बान का इतना मजाक उड़ाते थे कि हमारे जो मेरी जनरेशन के लोग थे उन्होंने फिर अपने बच्चों से उर्दू में बात करनी शुरू की कि नहीं तुम्हारा एक्सेंट खराब हो जाता है, उर्दू का लोग मजाक उड़ाते हैं। जैसे आज भी मुझे कई लोग कहते हैं भारत में
कि आपकी बात सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आप गुजराती हो, क्योंकि आपका एक्सेंट ऐसा है। तो एक एक्सेंट हर इलाके का होता है, इसका मतलब आप उसको इतना जलील करें कि वो अपनी जबान से दूर हो जाए। आज ज्यादातर मेमन फैमिलीज में उर्दू जबान बोली जाती है, हम लोगों को जबरदस्ती उर्दू स्पीकिंग बनाया गया। पंजाब में भी पंजाबी जबान बैन थी, अलाउड नहीं थी बोलनी। सिंध में सिंधी को वो किया गया। तो अब आप देखें, ये सिनेमा की मैंने जो अभी पिक्चर आपको दिखाई है, इसमें ड्रेसिंग भी देख लें, इसमें जो पूरा आप चलन देख लें, वो आपको हिंदुस्तान का मिलेगा। आज कराची में ये सब खत्म हो गया है। अब अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं इस पे भी बताऊं कि ख्वाजा आसिफ आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं कि नादिर शाह और अब्दाली और ये लुटेरे थे, डाकू थे, और इनके नाम पे हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं, गोरी और गजनबी और हतफ, अब्दाली। तो हाँ, ये डाकू थे, बात तो सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी अफगानियों को भड़का रहे हैं कि देखो इंडिया वाले तुम्हारे नादिर शाह दुर्रानी को डाकू कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाने जा रहा हूँ कि एक किताब मैंने पढ़ी है जिसके मुताबिक नादिर शाह ने जब दिल्ली पे हमला किया था 1739 में, तो आज के करेंसी में 30 अरब डॉलर का सामान लूट के गया था। वो वापस ले जाने के लिए इसको, क्योंकि उस वक्त नादिर शाह ईरान अफगानिस्तान का बादशाह था, वापस उधर ले जाने के लिए 1000 हाथी, 10,000 ऊंट और 7,000 घोड़े इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस समय बहुत ही बढ़ चढ़कर प्रोपेगेंडा कर रही है और अपनी जनता को ये बता रही है कि भारत कुछ ही दिनों में हमला करने वाला है और ऐसे सिचुएशन में हमें एकजुट होकर रहना होगा। और दरअसल भारत कोई हमला नहीं करने वाला है। ये पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है और पाकिस्तान के जो बहुत ही बुरे इंटरनली हालात हो चुके हैं, उन सबको नज़रअंदाज करने और ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऐसे प्रोपेगेंडा अक्सर करती रहती है कि भारत हमला कर देगा और हमें एकजुट होना चाहिए और भारत के खिलाफ डट कर लड़ना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें भी पता है कि उनकी जो जनता है वो बेकाबू हो जाएगी और उनकी कुर्सी पर आंच आ सकती है। और साथ ही साथ इस तरह के बयान से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये सुनिश्चित करती है कि जो उनकी पावर है और जो उनकी होल्ड है वो बनी रहे पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास कोई भी पावर नहीं है। पाकिस्तान में इस समय एक डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है और ये पूरी दुनिया को पता भी है। और उस डिक्टेटरशिप को एक्सपेंड करने के लिए इस तरह के बयान फ्यूचर में भी आते रहेंगे और इंडिया के खिलाफ जो नैरेटिव है उसको हवा दी जाती रहेगी।